हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम हनीजू टेक्स्ट बुक का पोएम द डक एंड द कैंगरू करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। द डक एंड द कैंगरू, ये पोएम एक 19th सेंचुरी पोएट एडवर्ड लियर ने लिखी है। एंड ये पोएम एक स्पेशल पोएम है। एंड ये पोएम एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ लिटरेचर में आती है जिसको हम नॉनसेंस लिटरेचर बोलते हैं। सो इवन दो इसका नाम नॉनसेंस लिटरेचर है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉनसेंस है। व्हाट इट मीन्स इज कि जो नॉनसेंस लिटरेचर होते हैं उसमें ऑब्वियसली पोएम्स हो सकती हैं, स्टोरीज हो सकती हैं। एंड इनफैक्ट स्टोरीज आपने बहुत सारी पढ़ी है नॉनसेंस लिटरेचर की। एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस इज एलिस इन वंडरलैंड। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन नॉनसेंस लिटरेचर, जिसको लुइस कैरल ने लिखा है। एंड इनफैक्ट नॉनसेंस लिटरेचर के बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं इंक्लूडिंग एडवर्ड ली और लुइस कैरल जो कंसिस्टेंटली इस टाइप के लिटरेचर बनाते हैं। एंड दे आर वेरी पॉपुलर अमंग किड्स। एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट किड्स, एलिस इन वंडरलैंड की तो इवन एक हॉलीवुड मूवी आई है जिसको सारे एज ग्रुप्स ने पसंद की है। सो दैट मीन्स इनका कोई एज से लेना देना नहीं है, दे अपील टू एवरीवन। सो व्हाट इज दिस नॉनसेंस लिटरेचर? सो नॉनसेंस लिटरेचर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि यू ट्राई टू ब्रिंग इन एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स आप डालते हो जिसका सेंस नहीं बनता है, इसलिए दे आर कॉल्ड नॉन सेंस, नॉट हैविंग सेंस। एंड दे टेंड टू बी फनी बिकॉज वो सेंस नहीं बन रहा है उनका, इसलिए वो फनी हो जाता है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए टू मेक यू लाफ, मेक द ऑडियंस लाफ विदाउट मेकिंग सेंस। इसके लिए आपको बहुत क्रिएटिविटी चाहिए बिकॉज यू कैन एंड अप राइटिंग गार्बेज। तो जरूरी नहीं कि आप कुछ भी बकवास लिखेंगे आप सबको पसंद आएगा। सो बहुत क्रिएटिविटी चाहिए इस चीज के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेक अ जोक, अगर आप एक जोक बनाते हो तो इट हैज टू मेक सेंस, तभी वो फनी होता है। सो एक जोक अगर आप लिखोगे उसका सेंस बनेगा तभी किसी को हंसी आएगी बिकॉज उसको जोक समझ में आया। बट नॉनसेंस इज अदर वे अराउंड, इट डजंट मेक सेंस एंड दैट्स व्हाई इट इज फनी। एंड वही रीजन है उसके फनी होने का। सो ना नॉनसेंस लिटरेचर में या नॉनसेंस पोएम या प्रोजेस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि दे आर नॉट रियल। सो फॉर एग्जांपल अनरियल चीजें बहुत होती हैं इसमें। यू कैन हैव फॉर एग्जांपल टॉकिंग एनिमल्स, यू कैन हैव मैजिक। बट ये सब चीजें फॉर एग्जांपल आपकी फैंटेसी में भी होती हैं। सो देर इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर कॉल्ड फैंटेसी लिटरेचर। आपने फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर पढ़ी होगी, दैट इज अ फैंटेसी बिकॉज ये पूरे एक मैजिकल वर्ल्ड में बनी हुई है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अनदर पॉपुलर फैंटेसी टाइटल है। सो नॉनसेंस लिटरेचर और फैंटेसी में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो भी फैंटेसी लिटरेचर है उनमें भी अनरियल इवेंट्स होते हैं या चीजें होती हैं। टॉकिंग एनिमल्स हो सकते हैं, मैजिक होता है उनमें, और ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मेड अप चीजें बहुत होती हैं। बट दे ऑल मेक सेंस, दे हैव अ लॉजिक। सो आप जब भी एक फैंटेसी लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको एक बहुत डिटेल में लॉजिक बताया जाएगा कि ये ऐसे क्यों हो रही है। एंड देन इट्स लाइक कि आप उस दुनिया में घुस गए हो। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप गेम्स खेलते हो तो आप उस दुनिया में घुस जाते हो एंड देन इट ऑल स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। तो आपको लगता है कि हाँ ये सब चीजें सही हैं बिकॉज ये हमने डिफाइन कर दी अपनी बाउंड्री की, हाँ ठीक है यहाँ पे मैजिक होता है, मैजिक वॉन्ड है, हम ऐसे स्पेल्स बोलते हैं तो ये चीजें होती हैं। एंड आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये जो लॉजिक है ये एक्सेप्ट कर लिया। बट ऑन द अदर हैंड नॉनसेंस लिटरेचर में आपको लॉजिक नहीं बताई जाती है। तो ऑथर ना मेहनत करता है इस चीज पे, ना आपको एक्सप्लिसिटली बताता है कि यहाँ पे कोई लॉजिक है, बिकॉज देन उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। बिकॉज ये जो चीजें हैं, ये जो नॉन सेंसिकल चीजें हैं, इट इज फनी टू यू बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं बन रहा आपके सामने, या एटलीस्ट एकदम से अपेरेंट कोई सेंस नहीं होता इसका। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी एंड नॉनसेंस लिटरेचर। बहुत ही थिन लाइन है, कभी कभी ऐसा लगता है कि दोनों एकदम सिमिलर हैं। एंड इनफैक्ट फॉर एग्जांपल टॉकिंग एनिमल्स फेबल्स में बहुत यूज होते हैं। फेबल्स में ऐसे होता है एनिमल्स बात कर रहे हैं बट स्टिल दे हैव अ मॉरल, दे हैव अ लॉजिक। फेबल्स में मॉरल होता है, लॉजिक होता है, एंड एक्सप्लेन की जाती है कि हाँ ये सेटिंग है, जैसे कि आदमी बातें करते हैं वैसे एनिमल्स बातें करते हैं। सो देयर इज ऑल्सो इनहेरेंट लॉजिक। बट यू सी इवन रेडिएट किपलिंग, वो भी नॉनसेंस लिटरेचर के वन ऑफ दी ऑथर्स हैं जिन्होंने जंगल बुक लिखी है। तो यू कैन सी कि बहुत ही ओवरलैप होता है। ये जो ऑथर्स हैं वो ट्राई टू डेल्व इनटू नॉनसेंस लिटरेचर, वो फैंटेसी फेबल्स ये सबको भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर पोएम,
इट वॉज इम्पोर्टेंट कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं बिकॉज एट वन सेंस आपको लगेगा कि बहुत ही बचकानी पोएम है, बट इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये। देयर इज ऑलवेज मीनिंग इन एवरी पोएम, एक इसका इंटरप्रिटेशन होता है, बट बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे क्यों लिखी गई है। बिकॉज एडवर्ड लीयर इवन दो ही वाज इनटू नॉनसेंस लिटरेचर, बहुत ही सीरियस पोएट थे। आई मीन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर लिखा है। तो इट्स नॉट लाइक इन्होंने एक दिन सोचा कि मैं एक नॉनसेंस पोएम बना देता हूँ जिसका बच्चे पढ़ेंगे हंसेंगे जाते। तो ऐसा नहीं है। एंड ऑब्वियसली आपके क्लास 8 में पोएम दी गई है तो इट मीन्स समथिंग। तो चलिए पोएम के बारे में पढ़ते हैं। टू फ्रेंड्स, द डक एंड द kangaroo, आर अबाउट टू सेट आउट ऑन a long pleasure trip. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, is wary of her wet feet. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over land and sea? Let us find out how they go about it. तो दो दोस्त हैं, द डक एंड द kangaroo, एंड वो एक लंबे प्लेजर ट्रिप की ओर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। सेट आउट ऑन यानी रेडी टू स्टार्ट बेसिकली। तो एक लंबी प्लेजर ट्रिप को स्टार्ट कर रहे हैं। सो इनफैक्ट ये जो प्लेजर ट्रिप है इसका क्या मतलब है, तो जब भी आप किसी ट्रिप को डिफाइन करते हो तो बहुत ही कॉमन वे है डिफाइन करने का, टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड अ बिजनेस ट्रिप एंड वन इज अ प्लेजर ट्रिप। तो जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ट्रिप्स करने पड़ेंगे फॉर वर्क। तो आप कहीं जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, दिल्ली से कोलकाता जा रहे हो, या लखनऊ से इलाहाबाद जा रहे हो फॉर सम रीजन, सम और द अदर रीजन, एमपी से यूपी जा रहे हो। तो ये काम के लिए अगर आप जा रहे हो तो यू विल कॉल इट आई एम ऑन अ बिजनेस ट्रिप। लेकिन अगर मान लो आप वेकेशन करने जा रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप खजुराहो घूमने जा रहे हो, तो यू विल से आई एम ऑन अ प्लेजर ट्रिप। सो ये वेकेशन के लिए जा रहे थे, तो इट वाज अ प्लेजर ट्रिप। कैंगरू इवन दो वो खुश था कि डक को वो पूरे ट्रिप में अपने टेल के ऊपर बिठा के लेके जाएगा, बट ही वाज वेरी ऑफ हर वेट फीट। वेरी मतलब फीलिंग और शोइंग कॉशन। तो उसके वेट फीट से वो थोड़ा सावधान था। ये क्यों था हम पोएम में देखेंगे, पढ़ेंगे, तब उसको समझ में आएगा हमें कि वो उसके वेट फीट से क्यों सावधान था। वॉट विल द डक डू टू मेक द कैंगरू फील कंफर्टेबल। तो डक क्या करेगा जिससे कैंगरू को कंफर्टेबल फील हो, लैंड में भी सी में भी। तो इस पोएम को पढ़ के हमें पता चलेगा। सेट द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. Now before we start, जैसे कि हम सारे पोएम में डिस्कस करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द मीनिंग समझने से पहले हम उसकी राइमिंग स्कीम पहले समझते हैं। सो जस्ट टू सी फर्स्ट स्टैंजा। तो यहाँ पे कैंगरू ए है, हॉप अनदर साउंड है, टू मैचेस विथ कैंगरू, so this is A again, stop matches with hop, so this is B, then pond, so this is something new, so ये है C, beyond, so pond and beyond they rhyme, so ये हो गया C। U matches with kangaroo, so it can be A, but in fact अगर आप दूसरे स्टैंजा को देखोगे तो ये different भी हो सकते हैं other than kangaroo, so you can see the rhyming scheme is something like A B C C D D, so that's your rhyming scheme right there। and इनफैक्ट ये कंटिन्यू किया गया सारे स्टैंजा में। सो ओनली डिफरेंस दैट ऑथर ने किया है कि फॉर एग्जांपल डी कैन राइम लाइक ए। सो फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट स्टैंजा आपका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी सी ए, बिकॉज कैंगरू एंड दिस दे राइम। एंड अनदर थिंग दैट वी कैन नोटिस इज कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस का पोएट यूज कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल गुड ग्रेशियस, सो व्हेनेवर यू सी कि ऐसे वर्ड्स आसपास आते हैं जिनका फर्स्ट लेटर या फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सेम है, so that's called alliteration। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे हाउ यू हॉप, तो यहाँ पे हाउ एंड हॉप दे हैव द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज द एच, so that is also alliteration। obviously they are not consecutive, ये consecutive नहीं है बिकॉज बीच में यू आ रहा है, बट स्टिल ये एक फ्रेज में है। फॉर एग्जांपल जब भी आप इसको बोलोगे गुड ग्रेशियस, देन देयर विल बी अ पॉज एंड यू से हाउ यू हॉप। सो हाउ यू हॉप इज अ ग्रुप, अ फ्रेज जो आप साथ में बोलोगे एंड उसमें ये एच साउंड वापस आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ओवर द फील्ड्स की जगह बोलता ओवर द ओशियन, so that could have been an alliteration because ओ साउंड में रिपीट कर रहा हूँ। नाउ alliteration क्यों किया जाता है? So alliteration is a very important
लिटरेरी डिवाइस, नॉट जस्ट पोएटिक डिवाइस, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, बिकॉज ये बहुत कैची होता है। एंड आप देखोगे कि स्पेशली जब लोग अपने चीज़ों का नाम रखने जाते हैं, अपनी चीज़ों की टाइटल रखने जाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बिग बॉस, ये जो सीरियल है, तो इसमें बी इट रिपीट्स। सो इस तरह से बहुत से आप ऐसे देखेंगे नेमिंग, इवन कैरेक्टर्स के नेमिंग, फॉर एग्जांपल मेरी मैगडलेन जो कि फेमस बिब्लिकल कैरेक्टर है, एम एंड एम। एंड फॉर एग्जांपल यू हैव दिस जो आप याद रखोगे, यू कैन नेवर फॉरगेट इट, एंड दिस इज यूज टू मेक थिंग्स कैची। ऐसी चीजें आप नॉर्मली रिमेंबर करते हो, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम इन चीजों को जल्दी कैच कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाई एलिट्रेशन इज यूज, सो दैट आप जो पोएम पढ़ रहे हो वो कैची हो जाए आपके लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ट्विंकल ट्विंकल, so they use this word twice. So these are just techniques to make things very catchy for you. So इस stanza में duck kangaroo से बोल रहे हैं, set the duck to the kangaroo, and you can now notice कि instead of saying the duck said to the kangaroo, they have said set the duck to the kangaroo. And इस तरह से जब आप inversion करते हो, this is called inversion, this is another poetic device. आप इन तरह की चीजें इसलिए करते हो because you have a rhythm. So for example, अगर आप बोलते हैं इस पर्टिकुलर स्टैंजा को द डक सेड टू द कैंगरू, it doesn't have that effect as said the duck to the kangaroo, because you have this syllable here, said the duck. तो duck में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंड इन स्ट्रेसेस का जो वर्ड्स का जो इनहेरेंट स्ट्रेस है, सिलेबल्स का जो स्ट्रेसेस है, इनको यूज करने के लिए टू गेट दिस रिदमिक इफेक्ट, नॉट जस्ट यहाँ राइमिंग के लिए एट द एंड, बट ऑल्सो विद इन द लाइन, सेट द डक टू द कैंगरू। सो इन तरह के इफेक्ट के लिए यू ट्राई टू यूज इन्वर्जन सो दैट इट स्टिल हैज द सेम मीनिंग, मीनिंग सेम है, बट you just invert it so that you can get the right rhythm when you are speaking that poem. So duck ने kangaroo से क्या कहा, good gracious how you hop. So good gracious यानी is just an exclamation कि वाओ कितना सुंदर है, कितना gracious है, the way you hop, तुम जिस तरह से कूदते हो, over the fields and the water too, fields में भी और water में भी, and you just see कितना sleek way में poet ने क्या introduce कर दिया, nonsense. Did you notice? The kangaroo cannot hop on water. So in general, when you see kangaroos will only hop on land, they cannot hop on water. So यहाँ पे इन्होंने एक element introduce किया है nonsense का, and that's it. There's no logic to it. You have to accept it, and this kind of becomes funny. And I'll explain you how. So over the fields and the water too, as if you never would stop. So तुम इस तरह से hop करते हो जैसे कि तुम कभी stop, कभी रुकोगे नहीं. My life is a bore in this nasty pond. So मेरी जिंदगी, मेरी जो पूरी लाइफ है बहुत बोरिंग है इस nasty pond में. So he is calling his home, his pond, nasty because he wants to explore. आपने एक स्पेशल टर्म सुना होगा जो कि बहुत पॉपुलर है सोशल मीडिया में, #wanderlust. when you have this wanderlust, you feel कि मैं कहाँ अटका हुआ हूँ, कहाँ अटकी हुई, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे सारी जगह जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, नई नई एक्सपीरियंसेस लेने हैं. सो दिस इज व्हाट डक इज आल्सो फीलिंग. शी थिंक्स कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत बोरिंग है और उस नेस्टी पॉन्ड में, एंड उसको अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टेड एंड इज कॉलिंग हर होम नेस्टी. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. एंड आई लॉन्ग यानी आई डिजायर, लॉन्ग यानी डिजायर. सो आई डिजायर टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. सो मेरी जो दुनिया है पॉन्ड, उसके आगे, उसके बियॉन्ड मुझे जाने का डिजायर है. आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कैंगरू. एंड वो बोल रहा है काश मैं तुम्हारी तरह हॉप कर सकती, said the duck to the kangaroo. And definitely this is also another nonsensical element, because even though duck kangaroo से बोल रही है I want to see the world beyond, and but now she is saying I wish I could hop like you, as if कि hop करने से वो पूरी दुनिया देख सकती है. But in fact ducks fly. She has even greater power than kangaroo, because now she can go even much larger distances than kangaroo can hop, और उसका जहाँ मन चाहे वहां जा सकते हैं. शी इज अ गुड स्विमर. डक्स आर वेरी गुड स्विमर, एंड अगर आपने देखा होगा तो इवन डक्स कैन वॉक. तो आप देखोगे तो एयर, वाटर, लैंड, तीनों एलिमेंट पे डक्स का कमांड है. दे कैन यूज एनी ऑफ दिस मीडियम टू ट्रांसपोर्ट, टू ट्रैवल, टिल वो चाहती है कि कैंगरू से घुमाए, कैंगरू जैसा वो घूमे.
Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we would go to the D and the jelly bowly, over the land and over the sea. Please take me on a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. सो अब डक कैंगरू से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. सो इवन दो डक कैन स्विम, डक कैन फ्लाई, डक कैन वॉक, स्टिल वो क्या बोल रही है, मुझे राइड दे दो अपनी पीठ पर. तो मैं तुम्हारे पर बैठ जाती हूँ, मुझे राइड दो. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं बहुत शांति से बैठूंगी और बहुत ही बिल्कुल भी हिलूंगी डुलूंगी नहीं. क्वाइट स्टिल यानी स्टिल रहूंगी, यानी आई विल नॉट मूव सो मच एंड से नथिंग बट क्वैक, और मैं कुछ नहीं कहूंगी अदर देन क्वैक. And this is funny, this is nonsensically funny because ducks quack. So ducks का अगर आप anything, when you say what do ducks say, they say quack. And वो बोल रहे कि मैं कुछ नहीं कहूंगी but I will say only quack. And but that's what you do, that's what you say. So this is a very funny line in fact, कि I would say nothing but quack the whole of the long day through. And पूरे दिन मैं सिर्फ यही करूंगी, मैं बहुत स्टिल रहूंगी और सिर्फ क्वैक करूंगी और कुछ नहीं करूंगी. And we would go to the D and the jelly bowly, and these are like made up places. तो हमें पता नहीं कहाँ से ये उन्होंने बनाया है, बट ये मेड अप प्लेसेस है इनकी दुनिया में. एक डी जगह का नाम है, जेली बोली जगह का नाम है, एंड उन्होंने ये डाला है बिकॉज इट राइम्स, उनके राइमिंग सी में फिट भी बैठ रहा है, एंड इट्स काइंड ऑफ फनी इन ए नॉन सेंसिकल वे. इसलिए उन्होंने ये नाम रखा है कि हम डी देखने जाएंगे, जेली बोली देखने जाएंगे. तो इनफैक्ट दीज आर लाइक नेम्स ऑफ पीपल जिन्होंने नेम्स ऑफ प्लेस बना दिया है, ऐसे नेम्स ऑफ पीपल लग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, सो लैंड पे भी सी पर भी. प्लीज टेक मी ऑन अ राइड ओ डू, तो मुझे राइड पे लेके चलो, ओ डू, प्लीज टेक मी, ओ डू टेक मी. सो एम्फोसिस डालने के लिए उन्होंने ये ऐड किया. सेट द डक टू द कैंगरू, कैंगरू को डक ने कहा. सेट द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. So अब kangaroo reply कर रहा है duck को that this requires a little reflection. So reflection यानी thought. So when you think deeply, you reflect. तो जब आप बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं, यू ट्राई टू सी कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, दैट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन. तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा इस पर. परहैप्स एंड मे बी ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, हो सकता है कि ऑन द होल ये मेरे लिए लक लेके आएगा, ताकि मैं तुम्हें लेके जाऊं अपने साथ, ये मेरे लिए लकी होगा शायद. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, बट एक ऑब्जेक्शन है. सो एक प्रॉब्लम है, एक ऑब्जेक्शन है मुझे. वो क्या है? एंड ही इज आस्किंग हर परमिशन, एंड बहुत पोलाइटली, बहुत फॉर्मली वो बोल रहा है, इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बोल्डली बोलने का मौका दोगी. सो आई हैव वन ऑब्जेक्शन, दैट इज योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड. तो तुम्हारे जो फीट है वो बहुत ही वेट है, कोल्ड है और बहुत ही अनप्लेजेंट है. मतलब आई इट्स नॉट प्लेजेंट टू मी, इट इज अ प्रॉब्लम टू मी, एंड हो सकता है प्रोबेबली वुड गिव मी द रूमटीज. सो रूमटीज क्या है? इट्स अ मेड अप वर्ड. सो रूमटीज, रू के आगे डैश दिया है, मतलब उनको वर्ड वहां पे उन्होंने ब्रेक किया है, एंड दिस इज द वर्ड ही हैज यूज्ड, रूमटीज. एंड इनफैक्ट ये उन्होंने एक तरह से स्लैंग यूज किया है रूमटिज्म के लिए. नाउ व्हाट इज अ रूमटिज्म? रूमटिज्म बेसिकली एक डिजीज है, एक एलिमेंट है जिसमें यू हैव पेनफुल जॉइंट्स. सो यू हैव जॉइंट पेन्स बेसिकली. एंड व्हाई डिड द पोएट डू दिस? तो ऑब्वियसली उनके राइमिंग स्कीम पे फिट बैठ रहा है रू एंड रू. ऑब्वियसली फिर बचा हुआ वर्ड उनको सेकंड में शिफ्ट करना पड़ेगा नई लाइन में, तो इट्स मटीज. तो और कोई इसका कोई डीपर सेंस नहीं है, कोई डीपर मीनिंग नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि उनको अपनी राइमिंग स्कीम में फिट करना था, एंड दैट्स व्हाई ही ब्रोक द वर्ड. और रूमटीज ही इज जस्ट यूजिंग एज अ स्लैंग, जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते रहते हैं. तो इस तरह से उन्होंने कैंगरू यूज करा है रूमटीज, एज इफ उनके वर्ल्ड में ये अलाउड है ये स्लैंग यूज करना. तो जस्ट सेइंग कि मुझे रूमटिज्म हो जाएगा तुम्हारे फीट से, जो कि बहुत ज्यादा ठंडे हैं, गीले हैं. बस यही मेरे पास एक ऑब्जेक्शन है. सेड द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, एंड आई बॉट 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. So इससे थोड़ा सा हमें और डिटेल समझ में आता है कि डक क्यों जाना चाहती है कैंगरू के साथ.
तो जब कैंगरू ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मुझे तुम्हारे पैरों से थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, तो डक ने क्या कहा कि एज आई सैट ऑन द रॉक्स, मैं जैसे ही पत्थरों पे बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीट, मैंने इसके बारे में पूरी तरह से सोचा है कि ये प्रॉब्लम हो सकती थी तुम्हें। सो आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ worsted सॉक्स। सो यहाँ पे worsted इज अ मेड अप वर्ड, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ऑब्वियसली इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होगा वुलन। तो मैंने ऊनी सॉक्स जो है खरीद लिए हैं, 4 पेयर्स, विच फिट माई वेब फीट कम्प्लीटली, जो मेरे वेब फीट को फिट होते हैं एकदम नीटली, यानी अच्छे से। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक, और ठंड से बचने के लिए मैं क्लोक लेके आई हूँ। एंड एवरी डे आई स्मोक अ सिगार, और मैं हर दिन एक सिगार स्मोक करूंगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगरू। एंड नाउ शी इज एक्सप्लेनिंग कि ये उसने क्यों किया है, बिकॉज शी लाइक्स कैंगरू, शी इज इन लव विद कैंगरू। एंड अब फाइनली शी इज सेइंग कि क्यों वो कैंगरू के साथ जाना चाहती थी। एंड शायद इन लाइन से हमें समझ में आता है कि इवन दो शी इज केपेबल, इवन दो शी माइट बी केपेबल कि हाँ वो खुद से घूमने चली जाए, but that is why she wants to go with kangaroo, because she is in true love with kangaroo. So it may not be a romantic love, it could be a, a love for a friend, and that is how we have to interpret it. But she likes kangaroo a lot, and उसको follow करने के लिए she wants to go with kangaroo, वो अकेले नहीं जाना चाहती थी, वो kangaroo के साथ जाना चाहती थी। And obviously उन्होंने ये चीज explain किया है कि कैंगरू के बोलने से पहले उन्होंने उसके बारे में सोच लिया कि हाँ उसे ठंड लग सकती है, एंड पूरी प्रिपरेशन की। तो आप उससे पूछने से पहले कि हाँ तुम मुझे लेके जाओगी कि नहीं, उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की है, पूरे सॉक्स खरीद के रखे हैं। एंड दिस शोज कि हाँ शी इज केयरिंग, और बहुत ज्यादा सोचा अपने फ्रेंड के लिए बिफोर आस्किंग एक फेवर। सेट द कैंगरू आई एम रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And whosoever happy, oh who, as the duck and the kangaroo. तो फिर ये सुनते कैंगरू ने क्या बोला एकदम से झट से, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, ऑल इन द मूनलाइट पेल। सो मूनलाइट पेल का क्या मतलब है? मूनलाइट रात का समय है, मूनलाइट है वहां पे, एंड पेल जनरली इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर व्हाइट, कैन बी यूज फॉर बहुत ज्यादा व्हाइट, अगर वो ऐसा लग रहा है कि रंग उतर गया उसकी स्किन से, तो दैट काइंड ऑफ अ व्हाइट इज कॉल्ड पेल। सो मूनलाइट की जो व्हाइटनेस थी, जब चीजें ऐसी डिवॉइड ऑफ कलर लगती हैं, उसने क्या बोला कि मुझे बैलेंस करने के लिए डियर डक सिट स्टेडी, एकदम स्टेडीली बैठना, ज्यादा हिलना डुलना मत, एंड मेरे टेल के एंड में बैठना, तो ताकि मुझे बैलेंस कर सको अच्छे से। तो अब उसे वो रेडी हो गया उसे ले जाने के लिए, बट उसने क्या बोला कि तुम एकदम एंड ऑफ माई टेल में बैठना, एंड ऑफ द टेल में बैठना, ताकि मैं तुम्हें बैलेंस कर सकूं अच्छे से। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड। सो फिर चले गए घूमने के लिए विद अ हॉप एंड अ बाउंड। बाउंड का मतलब होता है लीप, लीप करना, बहुत लंबे लंबे कदम लेना, दैट्स कॉल्ड, सो दैट्स कॉल्ड अ बाउंड। एंड वो पूरी दुनिया का 3 बार चक्कर लगा लिए हॉप करते करते। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, ऐसे डक एंड द कैंगरू। एंड देन लास्ट में पोएट क्या बोल रहे हैं, अरे उनसे ज्यादा खुश कौन है, जैसे कि डक एंड द कैंगरू है। सो इन दी एंड मैसेज ये था कि इवन दो वो अलग अलग जा सकते थे, कैंगरू भी अलग जा सकता था, डक भी अलग जा सकती थी, बट वो साथ में आए, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज किए, तो दे मेड अ कॉम्प्रोमाइज। सो ऑब्वियसली डक यहाँ पे उससे हेल्प ले रही है, टू टू सी द वर्ल्ड, बट दे मेड अ कॉम्प्रोमाइज, दिस कॉम्प्रोमाइज शोज केयर। सो बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज इज लाइक लूजिंग, कि अरे तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, चलो ये करते हैं। तो तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं वाला जो एटीट्यूड है, देयर इज अ केयर इन दिस वन। इन फ्रेंडशिप इट्स द कॉम्प्रोमाइज मीन्स दैट यू केयर फॉर ईच अदर। सो यू से ठीक है, इफ यू सैक्रिफाइस दिस मच फॉर मी, आई विल सैक्रिफाइस दिस मच फॉर यू। तो यहाँ पे कैंगरू के लिए क्या सैक्रिफाइस, ऑब्वियसली उसको एडिशनल लोड लेना पड़ेगा, अकेले तो वो बहुत आराम से बिना लोड उठाया जा सकता है, अब उसे डक को साथ में ले जाना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड डक ने क्या किया, अपनी फीट पे वुलन सॉक्स लगाए, ताकि उसको ठंड ना लगे, और उसके जो वेट फीट है उसे अनकंफर्टेबल ना फील कराए। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज, केयरिंग फॉर ईच अदर, एंड दिस इज आई थिंक व्हाट दिस पोएम सेज, कि दिस पोएम इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, कैसे आप एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि आप सबका फायदा हो। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है
कि एज आई हैव टोल्ड यू कि डक इनफैक्ट अकेले जा सकती है, यू नो, डक डक कैन फ्लाई, डक कैन स्विम, डक कैन वॉक, बट just to have a new experience, you know, sometimes when you travel alone, when you live your life alone, but then you have a friend with you, तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, यू नो। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, यू नो, पिज्जा खा रहे हैं, तो अकेले पिज्जा खाना और अपने फ्रेंड के साथ पिज्जा खाना, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, सो इट एड्स टू द फ्लेवर। सो आई थिंक वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि इवन दो ये सब काम ये अकेले कर सकती थी, एंड ऑब्वियसली कैंगरू तो कर ही सकता था, वो कर ही रहा था, बट दे चोज, उन्होंने चूज किया कि चलो हम साथ में ये काम करते हैं, साथ में घूमते हैं, एंड फाइनली क्या हुआ, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो गए फाइनली। तो इवन दो कैंगरू ऑलरेडी इतना ज्यादा घूम चुका था, स्टिल डक के आने के बाद वो और ज्यादा खुश है, बिकॉज ही गॉट अ कंपनी, एंड उससे नए पर्सपेक्टिव आते हैं, यू नो, एक नया नजरिया आता है लाइफ में, थोड़ा फ्लेवर आता है, एंड दैट्स व्हाट दिस पोएम ट्राइज टू टेल यू। एंड इनफैक्ट इस तरह की चीजें, यू नो, जैसे ऑड कपल जिसको आप बोलते हो, डक एंड द कैंगरू एक ऑड कपल है, यू नो, ऐसा लग ही नहीं सकता कि दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, बट वी हैव सीन दिस बहुत सारे कॉमिक्स में, हमने देखा कि चाचा चौधरी हैं एंड साबू हैं। चाचा चौधरी एकदम, यू नो, छोटे से, हाईली, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग है उनका, हाईली इंटेलिजेंट, एंड देन साबू एकदम हट्टा कट्टा और उतना ज्यादा, यू नो, थोड़ा मन दिमाग का ही है, बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, यू नो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं दोनों, एक दूसरे की मदद करते हैं, एंड इट वर्क्स, दिस फ्रेंडशिप वर्क्स। एंड जिस तरह से फॉर एग्जांपल मोटू पतलू है जो कार्टून आता है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इस पोएम से हमें पता लगता है कि जो फ्रेंडशिप है, इट डजंट सी एनी बाउंड्री, इट ट्रांसेंड्स बाउंड्री। सो चाहे वो बाउंड्री, यू नो, आपके रेस की हो, चाहे वो बाउंड्री आपकी स्पीशीज की हो, यू नो, आपने देखा है कि यू नो, मैन और डॉग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फ्रेंडशिप डजंट सी एनी बाउंड्री, आप किस टाइप के आदमी हैं, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस रेस से, किस कास्ट से, फ्रेंडशिप ट्रांसेंड्स ऑल बाउंड्रीज, एंड दे कम टुगेदर, एंड इट्स ऑलवेज, यू नो, एक कॉम्प्रोमाइज रहता है, ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज रहेगा फ्रेंडशिप में, but it's always for the good and it makes you happy, and that's what this poem says. And in fact, इस poem को पढ़ने के बाद I would even you know, request you to write your own poem, and in fact you can start with nonsensical kind of a poem, because nonsense poem जो आप लिखते हो तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, you know, आपके मन में जो भी इमेजिनेशन आ रहे हैं, नो, कभी कभी अगर आपका मन हो, फॉर एग्जांपल, काश मैं कंप्यूटर के अंदर घुस सकता, यू नो, काश ऐसा समय होता जब मैं वीडियो गेम के अंदर एक एक्चुअल कैरेक्टर होता, यू नो, या फॉर एग्जांपल काश मैं चींटी जितना छोटा होता, काश, यू नो, मैं एक बर्ड बन के उड़ सकती। सो यू कैन हैव एनी इमेजिनेशन, एंड उसके ऊपर आप, यू नो, एक पोएम बना सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी है, एंड आई ट्राई टू मेक सम सॉर्ट ऑफ अ राइमिंग स्कीम। मैंने सोचा कि जिस तरह से एडवर्ड डियर एक राइमिंग स्कीम बना रहे, एक राइमिंग स्कीम बनाने की कोशिश करते हैं, एंड पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ यू कैन ऑल्सो अप्रोच। So in the sky I saw a cloud, not just one but a crowd. They looked at me and started to run, so I decided to climb on one. So in fact ये poem मैंने एक stanza लिखा है, obviously that's not a complete poem, but मैं जब भी clouds को देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि, you know, उसके ऊपर चढ़ के जाके सोते हैं, बिकॉज वो बहुत ही कॉटन से लगते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ही कंफर्टेबल होंगे। हमें पता है कि दे आर जस्ट वाटर वेपर्स, गैसेस हैं, और हम उस पर चढ़ नहीं सकते, हम नीचे गिर जाएंगे, बट थिंग इज उनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत गद्देदार होंगे, मस्त नींद आएगी उनके ऊपर सो के। सो दैट्स माई इमेजिनेशन। अब मैं उस इमेजिनेशन को यूज करके, यू नो, मैं सोचा कि अब उसमें एक पे मैं क्लाइम करूंगा, एंड यू सी देयर आर लिटिल बिट ऑफ नॉन सेंसिकल एलिमेंट जो मैंने यूज किया है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई यूज इज कि दे लुक्ड एट मी, सो मैंने उनको लिविंग बीइंग बना दिया, यू नो, आई मेड देम ह्यूमन लाइक, वो मुझे देख रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड टू रन, वो भागने लग गए। तो मैंने क्या डिसाइड किया, टू क्लाइम ऑन वन, सो यू कैन नॉट क्लाइम ऑन अ क्लाउड, सो दिस इज ऑल्सो ए नॉन सेंसिकल एलिमेंट, बट यू नो इट मेक्स सेंस। मैंने जब आपको बोला तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस इमेजिनेशन की बात करूँ, मोस्ट ऑफ अस वांट टू डू दैट। तो यू नो, रीडर्स बहुत ज्यादा, यू नो, रिलेट करेंगे इन चीजों से, तो इस तरह से आप एक पोएम बना सकते हैं, इट कुड बी एनी टॉपिक, यूज योर इमेजिनेशन, completely use your imagination and come up with a poem, and इस तरह से राइमिंग स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एंड इनफैक्ट फॉर एग्जांपल इस पोएम को लिखने से पहले मुझे बहुत सारी लाइन्स, यू नो, इरेज करनी पड़ी, बिकॉज आई थॉट अच्छा मुझे क्लाउड पे लिखना है, क्लाउड से क्या राइम हो सकता है, चलो क्राउड, तो क्राउड को कैसे फिट किया जाए एक लाइन में। तो पहले मैंने बोला मैंने एक क्लाउड को देखा, फिर मैंने बोला नहीं एक नहीं था, पूरा एक क्राउड था, जस्ट, यू नो, सो दैट आई कैन राइम। And you know, sometimes you add these elements,
जस्ट टू हैव अ गुड राइमिंग स्कीम, जैसे इस पर्टिकुलर ऑथर ने भी किया है कई जगह पे, फॉर एग्जांपल रूमती, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड बट राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए आपको करना पड़ता है. एंड देन फॉर एग्जांपल जस्ट टू हैव अ राइम विथ रन, आई थॉट आई यूज वन. तो व्हेन यू एडवांस, जब आप एडवांस करेंगे तब आप सोचने लगेंगे कि नहीं, मुझे सिर्फ 6 लेटर्स से हर एक लाइन बनानी है. एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड एन इंटरनल रिदम. सो इन द स्काई आई सॉ अ क्लाउड. So you can then say कि मुझे कितने स्ट्रेस चाहिए एक पर्टिकुलर लाइन में. दैट्स लाइक गोइंग इनटू एडवांस्ड. तो जब आप थोड़ा और रिसर्च करेंगे पोएट्री पे, तब आप सोचेंगे हाँ ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वर्ड्स हो रहे हैं इस पर्टिकुलर लाइन में, इसको छोटा कैसे करें. देन आई थॉट ओके, इसको छोटा करने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्पॉटिंग मी दे स्टार्टेड टू रन. तो स्पॉटिंग मी मतलब मुझे जैसे स्पॉट किया उन्होंने, जैसे ही देखा वो वापस भागने लगे. तो ऑब्वियसली मेरी राइमिंग स्कीम भी यहाँ पे मेंटेन्ड है, एंड थोड़े वर्ड्स कम हो गए, राइट. सो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ यू रिफाइन अ पोएम और इवन एनी राइटिंग फॉर दैट मैटर. सो अपनी इमेजिनेशन यूज कीजिए, ट्राई टू कम अप विद वर्ड्स, डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए, कैसे आप थिसॉरस का इस्तेमाल कीजिए, ताकि यू कैन कम अप विद न्यू वर्ड्स. एंड यूल बी सरप्राइज कि कैसे इस जर्नी में, इस पोएम लिखने की जर्नी में आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, आपको राइमिंग वर्ड्स पता चलेंगे, एंड देन यू कैन यूज इट. एंड इनफैक्ट जैसे रूमटीज वाला आई वुड से मिसचिफ किया है ऑथर ने, आप इस तरह का भी मिसचिफ कर सकते हैं, जस्ट टू मेक थिंग्स राइम. इस तरह से आप चीज़ों को ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इज दैट इस पर्टिकुलर पोएम में एनिमल्स को ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स दिए, राइट. तो दे आर लाइक ह्यूमन लाइक. एंड इसके लिए एक टर्म होता है, इसके लिए लिटरेचर में टर्म होता है, एंड इट्स कॉल्ड एंथ्रोमॉर्फिज्म. एंथ्रोमॉर्फिज्म इज अ टर्म. एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स, एंड मॉर्फिज्म यानी टू चेंज इनटू. सो यू चेंज एनीथिंग, इट कुड बी इवन फॉर एग्जांपल मैंने क्लाउड्स को यहाँ पे एज ए ह्यूमन लाइक बना दिया, ये मुझे देखते हुए भागने लगे. सो दैट्स कॉल्ड एंथ्रोमॉर्फिज्म. यहाँ पे फॉर एग्जांपल डक एंड द कैंगरू, दे आर बिहेविंग लाइक ह्यूमंस, सो दे आर एंथ्रोमॉर्फिक. सो वो सॉक्स पहन रहे हैं, ऑब्वियसली जानवर सॉक्स नहीं पहनते हैं, एक्सेट्रा. सो दे आर बिहेविंग लाइक ह्यूमंस, सो दैट्स कॉल्ड एंथ्रोमॉर्फिज्म. सो ये एक पोएटिक डिवाइस है जो उन्होंने यूज किया है. तो चलिए अब हम इस पोएम के कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चंस करते हैं. Taking words that come at the end of the lines, write 5 pairs of rhyming words. Read each pair aloud. So obviously आपको जो भी राइमिंग स्कीम है उससे देख के इसमें जो भी राइमिंग वर्ड्स है लाइन के एंड में वो निकालने हैं. तो इट्स वेरी इजी, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे. जस्ट एज एन एग्जांपल यहाँ पे है पॉन्ड, बियॉन्ड, डक, लक, हॉप, स्टॉप, बैक, क्वैक, रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्शन. सो इस तरह का राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि एंड ऑफ द लाइन उन्होंने यूज किए हैं. कंप्लीट द डायलॉग. सो यहाँ पे डक, कैंगरू, डक 3 डायलॉग पीसेज हैं, इनकम्प्लीट है, एंड बेसिकली इस पर्टिकुलर पोएम को आपको एज अ डायलॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो डक इज आस्किंग डियर कैंगरू व्हाई डोंट यू. सो ऑब्वियसली डक चाह रही थी कि कैंगरू ने ट्रिप पे लेके जाए. सो यू कैन आस्क व्हाई डोंट यू टेक मी ऑन अ राइड विथ यू, मुझे राइड पे क्यों नहीं लेके जाते. देन कैंगरू सेज विथ प्लेजर माय डियर डक, पूरी खुशी के साथ मैं लेके जाऊंगा. दो आई दो आई थिंक, or you can say I am worried, anything that your wet and cold feet would give me rheumatism. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो कोल्ड और वेट फीट है मुझे क्या देंगे, rheumatism. So that's how you can complete this one. Then that is saying that won't be a problem. I will wear woolen socks over them to keep you comfortable. तो तुम्हें कंफर्टेबल रखने के लिए मैं वुलन सॉक्स उस पे पहन दूंगी. एंड दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट दिस डायलॉग. Question 3. The kangaroo does not want to catch rheumatism. Spot the word in stanza 3 and say why it is spelled differently. Why is it in 2 parts? Why does the second part begin with a capital letter? So आपसे पूछा जा रहा है कि कैंगरू जो है रूमेटिज्म नहीं कैच करना चाहता था. आपको वो वर्ड स्पॉट करना है स्टैंजा 3 में जिसका मतलब है रूमेटिज्म, बट इट इज स्पेल्ड डिफरेंटली. वो 2 पार्ट में क्यों लिखा गया है और सेकेंड पार्ट कैपिटल लेटर से क्यों बिगिन होता है. तो ऑब्वियसली हमने डिटेल में डिस्कस किया है. So rheumatiz is the word which is being used for rheumatism. It is spelled differently to fit the word in the rhyming scheme. So इसको differently spell किया गया ताकि वो rhyming scheme में fit हो सके. And so it is also split in 2 parts so that the first part रू can rhyme with kangaroo. And इसलिए भी
उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया है ताकि फर्स्ट पार्ट जो रू है वो कैंगरू के साथ राइम कर सके। मटीज begins with a capital letter because it is the first word of the line। और मटीज कैपिटल लेटर में क्यों लिखा गया? बिकॉज वो फर्स्ट वर्ड लाइन का है। एंड दिस इज हाउ यू नो पोएम्स आर रिटन। डू यू फाइंड द पोएम ह्यूमरस? रीड अलाउड लाइन्स दैट मेक यू लाफ। तो क्या आपको पोएम ह्यूमरस लगी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आई शुड नॉट आंसर दिस फॉर यू, बट मुझे जो भी लाइंस फनी लगी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप अपनी लाइन जो आपको फनी लगती है वो लिख सकते हैं। So yes, this poem is humorous due to its nonsensical quality. Lines that make me laugh are, I would sit quite still and say nothing but quack, and we would go to the D and the jelly boldly. So ये दो लाइन मुझे फनी लगते हैं। And ये poem for humorous है because of its nonsensical quality. So I think you can use this for your exams too because this is what this is. It's a nonsense poem. And lines फिर आप बता सकते हैं आपको कौन सी फनी लग रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी आपकी स्क्रीन पर है। इस टेक्स्ट बुक के अगले चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।